ठीक है, किसी का भी रिजल्ट नहीं था, तो फिर तो आपको उस गम का अंदाजा ही नहीं होगा। जैसे जो है वो फ्राइडे वाले दिन से लेके अब तक जो है ना वो इनबॉक्स पागल हुआ है और आवाम जो है वो परेशान है जी। लेकिन सबका अच्छा नहीं होता वो, क्या वो सबका नहीं होता वो, क्या हाँ नहीं वो हाँ लक्ष्मण वो कुछ इस तरह नहीं, वो तो ये तो सबका होता है, नहीं सबको नहीं, सबके पास नहीं होता लक्ष्मण जो है ना, तो वो अच्छा रिजल्ट है। और शायद आपको याद हो कि उससे पहले भी क्लास में एक दफा डिस्कशन हुई थी कि आईक्यूएफ इस टाइम पे लूट सेल लगाने के मूड में है। हर अगला साल जो है वो हर अगले अटेम्प्ट में पिछले अटेम्प्ट का रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, और वो ये चाहता है कि लोग जो है वो एक दफा मान लें कि आईक्यूएफ पास करता है। पेपर देने वाले कम होते जा रहे हैं, पेपर पास करने वाले बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब अगर पेपर पास होने में कोई कोताही है तो वो हमारी अपनी है। आईक्यूएफ अपने दरवाजे खोल दिए हैं। वो लोग जो कि पिछली 4 साल 5 साल से पेपर पास नहीं हो रहे थे, अब उनके पेपर पास होना शुरू हो गए। तो चूंकि आईक्यूएफ ने खास नंबर पास करना है, आईक्यूएफ के ऊपर प्रेशर, मैंने आप लोगों को भी कहा था कि ये 1-2 साल बड़े कीमती हैं। तो मेरे ख्याल में 2026-2027 ये 2 अच्छे ऐसे ईयर्स हैं जिसमें आईक्यूएफ एक दफा अपने नंबर्स बेहतर करके दुनिया में अपनी सप्लाई बेहतर करने के चक्कर में है, और मजबूरी उसकी ये है कि आप लोगों में से उसने पास करना है। तो सोचे वो कितने टॉर्चर में होगा कि जो है ना वो उसको एक मिनट इसको एनेबल एडिटिंग कर दूं। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों में से उसने पास करना है, इसका मतलब है कि आप लोगों में से ही लोगों ने पास होना है, और आप अपने आसपास के लोगों को देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, चिल हैं जिंदगी को लेके। कभी कभी पढ़ लेते हैं, और कब पढ़ते हैं, जब लेट सेटिंग होती है, और फिर फौरन से कहते हैं कि सर मेरी फर्म बहुत बुरी है, मैं जब भी पढ़ना शुरू करता हूँ लेट सेटिंग शुरू हो जाती है। हालांकि मैं हमेशा उनके जुमले को उल्टा समझता हूँ, जब भी लेट सेटिंग शुरू होती है उनका पढ़ने का दिल कर जाता है। कई दफा कुछ लोग क्लाइंट पे होते हैं और 11 बजे से पहले पहुंचते नहीं, 5 बजे भाग जाते हैं वहां से। दोस्तों के साथ इकट्ठे होते हैं, उससे पूछते हैं आजकल कौन सा सीजन चल रहा है, वो कहता है आजकल ये हिट चल रहा है सीजन। फिर कोशिश करते हैं कि 1 रात या 2 रातें लगा के वो सीजन खत्म करें। जाहिर है आपने महफिल में एक्सेप्टेबल भी होना है, लोगों के दरमियान बैठेंगे, अब हर तरफ बात चल रही हो फलाना सीजन और अब आउटडेटेड हो, तो ये तो गंदी बात होगी। तो सीजन की दुनिया में एक्टिव है, रील्स की दुनिया में एक्टिव है, पढ़ाई की तरफ रुझान थोड़ा सा कम है। इंटरेस्टिंगली फिर भी पास हो रहे हैं। इसका मतलब है कुछ लोग थोड़ी सी भी ज्यादा तवज्जो जो कर रहे हैं ना पढ़ाई को लेके, वो पास कर पा रहे हैं। आप सिर्फ ये अंदाजा लगा लीजिएगा कि आपने उतना भी नहीं पढ़ना जितना कैफ में पढ़ना होता था, यकीन माने, जेन्युइनली ऐसा ही है। और उन लोगों को तो मैं कहूंगा कि जो लोग खाली पेपर दे रहे हैं ना, उनके पास तो इंतहाई गोल्डन चांस है। आपका मुकाबला उन मसरूफ प्रोफेशनल से है जो सुबह से लेकर रात तक आर्टिकल्स में या जॉब कर रहे हैं, कहानी उनकी आगे बढ़ चुकी है, शादी करीब है या शादी हो चुकी भी है, घर की जिम्मेदारियां भी है, फाइनेंशियल बर्डन भी है, एक मसरूफ संजीदा प्रोफेशनल, और एक तरफ कैफ से फारिग हुआ उछलता खेलता अटखेलियां करता हुआ नौजवान जिसके पास 24 घंटे पढ़ने को है। प्रॉब्लम ये कि आईक्यूएफ ने ये नहीं करना कि उनमें से उतने बच्चे पास करने, उनमें से इतने। आईक्यूएफ ने सबसे एक जैसा पेपर लेना है और ये अज्यूम करना है कि सबकी तैयारी होनी चाहिए। तो जो 24 घंटे का स्टूडेंट है उसके पास कंफर्म बहुत ज्यादा एज है। तो ये जो फर्स्ट सीफैप देन आर्टिकल्स वाले लोग हैं, इनका पेपर ना पास होने पे तो इनको तो जो है ना मतलब पता नहीं क्या, हाँ मतलब इनके साथ क्या बुरा सलूक करना चाहिए। इनको तो हक ही नहीं होना चाहिए कि ये मुंह भी दिखा सकें किसी को। और वो बच्चा बेचारा जो आर्टिकल्स में है, सुबह से लेकर शाम तक थक रहा है, ख्वार हो रहा है, जिंदगी में थोड़े से सिलेक्टेड आवर्स हैं उसके पास पढ़ने के, वो बड़ी मुश्किल से पढ़ता है और वो पेपर पास करता है, और ये 24 घंटे वाला बच्चा पास ना करे तो फिर तो वो जिंदगानी ही जो है ना काबिल मुसम्मत है। तो जो 24 घंटे के स्टूडेंट है वो तो अलर्ट हो जाए, गोल्डन चांस चल रहा है। और मैं जैसे पहले कहा था कि इस दफा भी एक्सपेक्टेड 500 प्लस कम से कम है, क्योंकि आईक्यूएफ अपने दरवाजे खोले हुए हैं, और वो 500 प्लस क्या, वो 650 तक कहानी पहुंच गई। तो शायद अगला बेंचमार्क इनका 600 टच करने का होगा। तो अगले 2 साल बहुत हाई टाइम है। कोशिश ये करें कि आपने सिर्फ जितना आप तैयार करते थे थोड़ा सा ज्यादा तैयार कर लें। एक बच्चे ने 6 पेपर पास कर दिया, असूलन ऐसे बच्चे को वो नहीं करना चाहिए था, बहुत हाईलाइट नहीं करना चाहिए था। ये जो बच्चे उतना ज़हीन या तेज या मेहनती नहीं है, उनको डिस्करेज करने वाली बात है। और दूसरा खाम खा एक ऐसा कंपटीशन क्रिएट करने वाली बात, लोग अच्छा 6 भी हो जाते हैं, अब भाई वो तो एक था, हजारों में से एक था, सारे तो वैसे नहीं होंगे। तो ये अचीवमेंट तो बड़ी कमाल है, लेकिन ये आईक्यूएफ को ऑफिशियली इसको वो नहीं करना चाहिए था कि बहुत ज्यादा एंडोर्स करे कि भाई कमाल कर दिया इस बच्चे ने। तो वही आईक्यूएफ जो खुद पाबंदियां लगा रहा है कि आपने से ज्यादा पेपर नहीं देने, इससे ज्यादा ये काम नहीं करना, तो वो बात थोड़ी सी गलत थी। लेकिन स्टिल ओवरऑल रिजल्ट बड़ा अच्छा आया है, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, और क्वालिफिकेशन भी बहुत ज्यादा लोगों को अच्छे लेवल पे मिली है। तो चीजें जो है वो बड़ी अच्छी रही हैं इस रिजल्ट में। आप लोगों के लिए मोटिवेशन है, आपका अगर अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो आपके लिए मोटिवेशन, अगर रिजल्ट आया और आपका पेपर रह गया है तो थोड़ी सी एफर्ट और पुट करनी है। ये अच्छा टाइम है, और इसलिए अच्छा टाइम है कि लोग छोड़ के भी भाग रहे हैं। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी आर्टिकल्स में जाते ही इंतहाई मायूस हो जाती है, जब वो हकीकत को एम्ब्रेस करते हैं और देखते हैं कि अच्छा मतलब दुनिया ऐसे चलती है, तो फिर वो कहते हैं मैंने क्वालिफाई करके क्या करना। दूसरा, उनके सीनियर्स उन्हें बताते हैं कि क्वालिफिकेशन तो होती नहीं, आर्टिकल्स में तो बंदा पेपर ही नहीं पास कर सकता। वाकई उस जमाने में ऐसा होता था, पता लगता था पूरी अटेम्प्ट में 200-150 बच्चा पास हो रहा है। 3 साल बीच में ऐसे गुजरे हैं जिस 3 साल में कलेक्टिवली 400 बच्चा नहीं पास हुआ लॉ में, 3 साल 6 अटेम्प्टों में। बट अब इस वक्त दरवाजे खुल चुके हुए हैं, बहुत दुनिया पास हो रही है। तो ये इन 2 साल जब तक इनको दोबारा होश नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा हमने जो है ना वो इजी कर दिया था। तो जब तक इन्हें होश नहीं आती तब तक ज्यादा से ज्यादा अच्छा चांस है कि आप पास करें। और आपका मुकाबला बड़े कम लोगों से है, क्योंकि आधे लोग तो पेपर देने ही नहीं जाएंगे। जो पेपर देने का इरादा भी रखता होगा उसका रूममेट या उसका फर्म मेट उसे कह देगा यार तुम पागल हो, एसीसी क्यों नहीं करते, बाहर की क्वालिफिकेशन है, बाहर जाना है तो बाहर की क्वालिफिकेशन कर लो।
लोग ये नहीं बताते कि सीए करने वाला भी बाहर जाता है और ज्यादा अच्छे तरीके से जाता है। प्रॉब्लम ये है कि सीए होता है या नहीं होता, वो क्वेश्चन मार्क है। बट एसीसीए चूंकि रिलेटिवली आसान है तो वो हो जाता है। तो समझ जाने वाले बंदे को हमेशा उसके सीनियर कहते हैं यार छोड़ो सीए में कुछ नहीं रखा, तुम एसीसीए करो, अज्यूमिंग कि उनके पेपर पास नहीं होते, इस बच्चे के भी पेपर पास नहीं होंगे। तो एक बच्चा जो क्वालिफिकेशन के काफी करीब और उसे लग रहा हो कि डूएबल है, तो वो जो साल एसीसीए पे साल 1.5 साल मेहनत करनी है, आप साल 1.5 साल इधर मेहनत करके 4 से 5 पेपर आराम से निकल सकते हैं। और अगर निकल रहे हैं तो फिर हम हल्की क्वालिफिकेशन की तरफ क्यों जाएं, फिर हम बड़ी क्वालिफिकेशन की तरफ जाएं। एसीसीए रास्ता है चोर रास्ता, किसके लिए? जो फंसा हुआ है फाइनल में, जिसके पास कोई कंप्लीट क्वालिफिकेशन नहीं हो, बाहर जाने की कोशिश करता है, बाहर वाले कहते हैं यार तुमने एफएससी के बाद क्या किया जिंदगी में, तो कम से कम एसीसीए से उसके पास एक पैरेलल रास्ता आ जाता है। तो जो फंस जाए जिसका सीए दरमियान में, उसके लिए एसीसी अच्छा है, लेकिन एक बिगिनर के लिए बहुत अच्छा रूट नहीं है। अगर वो अपने पेपर पास करता आ रहा है तो अगर उसी फ्लो में रहते हुए वो सीफैप के पेपर जो कि तारीखी तौर पर आसान तरीन हो चुके हैं पास करना, वो उसको पास करना। मैं ये नहीं कह रहा बहुत आसान हो गया, बगैर पढ़े पास हो जाएंगे, मेहनत करनी होगी, लेकिन तारीख में इतना ज्यादा आसान नहीं हुआ था। पहले बहुत शदीद मेहनत करनी पड़ती थी, अब एक डिसेंट मेहनत के साथ लोग पेपर पास कर रहे हैं। हमारे साथ एक टीम में बंदा था, उसने 2 पेपरों के लिए वो करवाया कि मैंने 2 पेपर करने हैं। उसने कहा एक पेपर तो सर मैं दे दूंगा, दूसरा लॉ में मेरी तरह तैयारी का हुआ है। मैंने कहा भाई तुमसे क्रैश कोर्स की वीडियोस देख लेना, 3-4 दफा देख लेना, तुम्हारे पास दोनों पेपरों के बीच में इस दफा वो कुछ इस तरह से बना था कि पेपरों में गैप आ गया था किसी वजह से। दिसंबर में क्या हुआ था, हाँ शायद ईद मिलादुन नबी नहीं कुछ और था, 25 दिसंबर नहीं इस दफा कुछ वो हुआ था कि उन्होंने टाइम टेबल चेंज किया था 3 दिन और फिर आगे 3 दिन करके उन्होंने, इस दफा भी था कुछ, इस दफा भी टाइमलाइन ना बड़ा नॉर्मली क्या होता है एमएसए 1 2 उन्हीं सेम दिनों में होते हैं जिसमें और पेपर हो रहे हैं। इस दफा उन्होंने उसको स्प्रेड कर दिया था और 2 पेपरों में फासला काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो उसने कहा मेरे पास 3-4 दिन 4-5 दिन होंगे लॉ के लिए। तो मैंने कहा भाई तुम काम करो, छोड़ने से बेहतर है सिर्फ रिवीजन वीडियोस को जरा 2-3 दफा सुन लेना बार बार और बस जुआ खेल लेना जाके। तो जुआ खेला पास हो गया कॉर्पोरेट लॉ, उसने से पहले कई दफा दिया है, पढ़ के दिया है, नहीं पास हुआ। ताकि के वक्त इतना मूड में बैठा है कि यार आगे बस मुझे छेड़ जाओ थोड़ा सा। मेरे एक दोस्त में पास हुए इसी का। हाँ तो वो इसका मकसद ये नहीं है कि देने वाला लाइक है ना लाइक है, मेहनती है कम मेहनती है, लेकिन आई के अपने इस वक्त दरवाजे खोल दिए। तो इन 2 सालों में जो फायदा उठा ले, मैं बार बार हर क्लास में बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ कि जेन्युइनली आइडियल टाइम है। इस टाइम पे आप उस बहकावे में मत आए, आप लाख लाख रुपए की सब्सक्रिप्शन एनुअल भर रहे हैं, पेपर्स के पैसे भर रहे हैं और उसके बाद भी एसीसीए की एफ सीरीज आसान होती है, F7 F9 हो जाते हैं। पी सीरीज में जब जाते हैं, जब आप वो पेपर देते हैं एसबीआर एसबीएल वगैरह, तो एक दफा चीखें निकल जाती हैं। फीस भी बहुत ज्यादा लगती है और वो आप लोगों ने थोड़ी देनी है, वो फिर वालिदैन के खाते पड़ेगी। तो अगर सीए के पेपर देना शुरू करते हैं, पास होना शुरू हो जाओ, हर 3 महीने बाद वाली जो स्कीम है उससे देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि आप कम टाइम में ज्यादा पेपर पास कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब जो है ना एक्सक्यूज नहीं है हमारे पास, और खासतौर पे सस्टेनेबिलिटी जो कि पहली दफा टेस्ट हो रहा होगा, आईकेप ने बहुत इजी मार्जिन रखना है, उन्हें पता है कि ये पहली दफा है, आईकेप की तरफ से ऑफिशियल किताब भी मौजूद नहीं थी, तो ऐसे में टेस्टिंग लेवल भी थोड़ा सा हल्का और जो चेकिंग लेवल है वो काफी हल्का होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो जून इज अ वेरी आइडियल टाइम अगर आप उसमें सस्टेनेबिलिटी का पेपर दे दें। सही इसमें भी तो अभी नई स्कीम में 2 पेपर वाला रूल है अभी, कम से कम 2 पेपर वाला भी रूल है। हालांकि अब जब उन्हें कह रहे हैं कि जब आप 3-3 महीने बाद पेपर ले रहे हैं तब तो ये रूल खत्म कर दें, तो ये यहाँ नहीं समझते, पता नहीं सीए फाइनल में आके एकदम से उनको ऐसा क्यों लगता है कि बच्चों को 2 पेपर लाजमी देने चाहिए। हालांकि सीए फाइनल के लोग तो इतनी सारी मुश्किलों से गुजर रहे होते हैं, टाइम डिस्पोजेबल कम होता है। 3 मंथ्स का गैप है, 3 मंथ्स बाद में देखते हैं जी, क्या हर 3 महीने बाद अटेम्प्ट दे सकते हैं? मेरे ख्याल में इस पे हमारी पहले भी बात हुई थी। जो फर्म में नहीं है वो हर 3 महीने बाद पेपर दे सकते हैं, जो फर्म में है उनके पार्टनर्स बताएंगे कि वो साल में कौन सी अटेम्प्ट दे सकते हैं। ट्रांजिशन भी हो सकती है जो करंटली दे रहे हैं, सब 30 मंथ का गैप आ रहा है। जो इस वक्त 6 महीने वाले दे रहे थे अब सब बराबर हो गए। अब इस जून के बाद से हर 3 महीने बाद आईकेप की अटेम्प्ट होगी। जो फर्म में नहीं बैठा हुआ, बिफोर फर्म अपने पेपर दे रहा है वो, या जो फर्म से बाहर निकल के जॉब वगैरह शुरू कर चुका है वो, इन सबके पेपर 3-3 महीने बाद हुआ करेंगे। जून के बाद सितंबर में अटेम्प्ट आएगी, फिर दिसंबर में हर 3-3 महीने बाद अटेम्प्ट आती रहेगी। जो फर्म में गया हुआ है, फर्म में अभी तक उसके ऊपर जो है, चूंकि जून तो अभी तक एक नॉन अटेम्प्ट है जो नॉर्मल तरीके से आ रही है, इसके बाद आगे जो फर्म्स के जो पार्टनर्स हैं वो डिसाइड करेंगे, जिसके पास आप रजिस्टर हुए हैं, कि आप कौन सी अटेम्प्ट दे सकते हैं। अब इस चीज के ऊपर फर्म वाले खुद भी कंफ्यूज है, आईकेप भी परेशान है, लेकिन बहरहाल वो अभी कोई ना कोई इसका कोई रास्ता निकालेंगे कि ये किस तरह से, चूंकि जब 3-3 महीने बाद इन्होंने अटेम्प्ट की तो फर्म वालों की तरफ से रेजिस्टेंस थी कि ये क्या बात है, बच्चा तो हर वक्त पेपर ही दे रहा होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आपके केस में हम आपको अलाउ कर देंगे, आप डिसाइड कीजिएगा वो कौन कौन सी अटेम्प्ट दे। तो वो मामला फर्म का, लेकिन जो लोग घर बैठ के पेपर दे रहे हैं या जिनके आर्टिकल्स खत्म हो गए उनके लिए जून के बाद से हर 3 महीने बाद अटेम्प्ट है। वापस इधर आते हैं, हमारी लास्ट वीक डिस्कशन हुई। सबसे पहले हम इकट्ठे हुए और हम लोगों ने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के ऊपर बातें करना शुरू की। हम अभी तक सबसे पहले ओरिएंटेशन वाले दिन समझ चुके हैं कि सिलेबस क्या है, चीजें किस तरह से हैं, इस पेपर के क्या चैलेंजेस हैं और हमें प्रैक्टिकली भी क्या फायदे होंगे और थ्योरेटिकली भी क्या फायदे होंगे। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम एसेंशियल्स पढ़ने शुरू किए थे। तो एसेंशियल्स को हमने 2 लेक्चर में डिवाइड कर लिया था। एक लेक्चर में हमने 3 पिलर्स वाली बात अच्छी तरह से समझी थी और उन पिलर्स को आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजों में डिस्कशन हुई थी। और देन उसके बाद हमने एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को समझा था कि वो क्या है, उसके क्या फायदे हैं, वो क्यों है, किस किस तरह की फॉर्म की हो सकती है, उसकी कुछ प्रैक्टिकल शक्लें देखी थी। फिर हम अपने अगले एरिया पे चले गए थे कि आईएफआरएस वालों ने S1 और S2 जो लॉन्च किया है वो क्या है और वो क्यों है। तो हमने समझा था कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग तो अभी अपनी एवोल्यूशन के अंदर है। तो आईएफआरएस वालों ने सोचा कि भाई जब लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अकाउंट्स तो बनाने ही बनाने हैं, तो व्हाई नॉट कि हम उनकी अकाउंटिंग जो वो है रिजल्ट्स है उनको जरा ज्यादा एनरिच करते हैं और हम उनको बता दें कि आपने सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर्स किस तरह से देने हैं। 2 स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड था जो जनरल बेस दे रहा था और दूसरा है जो क्लाइमेट रिलेटेड बात कर रहा है। तो हमने फिर जनरल वाले को पढ़ा था और जनरल वाले को पढ़ के अगर याद हो तो हमने कहा था कि 4 डायमेंशंस में आपने डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। कौन सी 4 डायमेंशंस?
स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस और टारगेट्स और मैट्रिसेस वगैरह। तो आपने इन 4 कैटेगरीज में डिस्क्लोजर देने होते हैं। क्योंकि वो जनरल था तो स्टैंडर्ड ने हमें स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं दी थी, तो फिर हमने क्या किया, हमने 8-10 एग्जांपल्स देखी थी जो सस्टेनेबिलिटी बेस्ड रिस्क है या अपॉर्चुनिटीज, उनमें से 4 एग्जांपल्स पकड़ के उसके ऊपर ये चारों तरह के पैरामीटर अप्लाई करके खुद ही से कुछ डिस्क्लोजर्स वगैरह को समझ लिया था, क्योंकि वो जनरल स्टैंडर्ड था। अब जनरल के बाद जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड आना है वो S2 है, वो हमें स्पेसिफिक टू द टॉपिक ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड डिस्कशन करेगा। अब जैसे वो क्लाइमेट रिलेटेड डिस्कशन करेगा तो अचानक से बातें शुरू हो जाएंगी ग्रीन हाउस गैसेस की, एमिशन स्कोप 1 की, स्कोप 2 की, स्कोप 3 की, और ये अज्यूम करना कि आपने ऑडिट में वो वाला एश्योरेंस का स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ होगा और ऑडिट भी पढ़ा हुआ होगा, वो गलत है। तो इसलिए आज हम ग्रीन हाउस गैसेस, एमिशन 1, 2, 3 ये 3 स्कोप क्या हैं इसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त ना हम टीचर्स का चैलेंज ये है कि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक नई चीज है जिसकी बेस भी अभी हम नहीं सेट करनी है। एक जमाना था बीएफडी सीए फाइनल का पेपर था, वो सीए फाइनल में जाके अचानक से एकदम से फाइनेंस का पहली दफा पेपर आता था और कैफ लेवल पे कुछ भी नहीं था, तो टीचर को जीरो से समझाना पड़ता था कि फाइनेंस क्या चीज होती है। अब उन्होंने क्या कर दिया, एमएफए जिसका नाम बीआई है उसके अंदर फाइनेंस का पोर्शन डाल दिया है। उससे क्या होता है, लोगों को वहां पहुंचने से पहले बेस बनी हुई होती है। तो प्रॉब्लम सस्टेनेबिलिटी की ये है कि पीछे बेस नहीं है, आप लोगों का जो बैच है ना वो बेसलेस आया है, इसमें आपका कसूर नहीं है। नई स्कीम ने अब कैफ लेवल में सस्टेनेबिलिटी 2-3 जगह पे डाला है। थोड़ा सा डिस्कशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कर दिया है, फिर बीआईए जो एमएफए पेपर है वहां पे 15 नंबर के क्वेश्चन सस्टेनेबिलिटी का डाल दिया, और फिर ऑडिट में सस्टेनेबिलिटी की एश्योरेंस के बारे में बातें करती हैं, और फिर सीए फाइनल में भी इसके ऊपर चीजें ऐड हो गई हैं। तो इस वक्त कुछ ऐसे वर्ड जो टिपिकली, यानी कि ग्रीन हाउस गैस ऐसा वर्ड है जो कॉमनली अंडरस्टूड है इन द वर्ल्ड ऑफ सस्टेनेबिलिटी, लेकिन मैं इस टाइम पे ये assumption नहीं ले रहा कि आप में से कुछ को ज्यादा पता होगा, कुछ को कम पता होगा। मैं उसको एक दफा बताना चाहूंगा, क्योंकि S2 पढ़ने से पहले S2 में जगह जगह एमिशन स्कोप 1, 2, 3 का जिक्र होगा, तो आप कहेंगे सर पता नहीं क्या बात चल रही है, हमें तो उसका आइडिया नहीं है। तो इसलिए आज का हमारा जो टारगेट है दैट इज ग्रीन हाउस गैसेस। पिछले लेक्चर से रिलेटेड, पिछली किसी बात से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। कोई बात जो नहीं समझ आ रही, कोई बात जो ज्यादा समझ आ रही है? जी, स्ट्रेटेजी और मैट्रिक्स में कंफ्यूजन है। मैट्रिक जो है वो क्या कर रहा है, उसके वो बेंचमार्किंग कर रहा है। हमने कितना पानी इस वक्त करंटली हम लोग जाया कर रहे हैं और हमने कितने पानी जाया करने तक पहुंचना है। अब पानी जाया करना अच्छी बात नहीं है, तो इसमें मैट्रिक्स बेसिकली ये होगा कि हम 15% जाया कर रहे हैं, हमने कोशिश करनी है हम 5% आ जाएं। तो ये अब आप उसको न्यूमेरिकली मेजर कर रहे हैं कि हाँ भाई इतने परसेंट, इतने फीसद, इतने गैलन, इतने केजी, इतने टन, आप उसको इस तरह की मेजरमेंट दे रहे हैं। तो आप बता रहे हैं कि इस वक्त ये सिचुएशन है और हमारा टारगेट ये है। स्ट्रेटेजी में आप बता रहे हैं कि ये वाली हरकत से हमें फर्क क्या पड़ रहा है, इससे हमारे बिजनेस मॉडल को कैसे चेंज होना पड़ेगा और हम इसको डील कैसे करेंगे। डील कैसे करेंगे में आप कह सकते हैं कि हम अपने पानी के यूज को बेहतर करेंगे, बट कितना बेहतर करेंगे, कहां से कहां तक पहुंचाना है, ये जो एंड रिजल्ट है न्यूमेरिकली वो मैट्रिसेस और टारगेट्स में दिए हुए हैं। क्लियर? जी जी जी। ये हमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं बता रहा कि हम कैसे। अब अगेन जो डील करेंगे वो क्या है, एक होता है ग्राउंड लेवल का स्टेप और एक होता है ऊपर से। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं हम लोग क्या करेंगे, हम इस लेवल पे सस्टेनेबिलिटी को समझ लेंगे कि आपको पेपर भी पास हो जाए और आप लाइफ में भी बड़ा जबरदस्त आगे चल पड़े। ये स्ट्रेटेजी है। आप कहेंगे सर बात तो अच्छी है, कैसे? मैं कहूंगा मैं आपको हैंडआउट्स दूंगा, मैं आपको क्लास में चीज समझाया करूंगा, आप घर जाके हैंडआउट पढ़ेंगे, फिर मैं आपसे कभी-कभी लिखवाया करूंगा, फिर जब किताब आएगी तो आपको किताब मिलेगी, किताब के मुताबिक आप प्रैक्टिस करेंगे, आप थोड़ा सा चीजों को। अब ये जो हम डीप डाउन काम कर रहे हैं ये रिस्क मैनेजमेंट करवा रहा है। तो स्ट्रेटेजी में आप बता रहे हैं कि हमारा ये इरादा है कि हम ये वाली चीज को ऐसे खत्म करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट में आप बताते हैं कि हमने इस प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई किया और इस प्रॉब्लम के ऊपर हमने कंट्रोल्स क्या बनाए जिससे हम अपनी स्ट्रेटेजी को मीट कर दें। तो कंट्रोल बताएगा कि हम अपनी जो प्रोडक्शन की जो तरीका है उसको बदल रहे हैं, उसको बदलने से हम अपनी वाटर की वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लेंगे। ये तरीका है जो रिस्क मैनेजमेंट बताया। कहां से कहां तक पहुंचेंगे वो मैट्रिक्स ने बता दिया, और स्ट्रेटेजी ने ओवरऑल बताया था कि ये इस इशू को डील करने के लिए हम वाटर की जो मतलब वेस्ट मैनेजमेंट और जो हमारी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है उस पर काम करेंगे। तो स्ट्रेटेजी, जैसे कि आपने सुना होगा, स्ट्रेटेजी कहते हैं डायरेक्शन को। तो स्ट्रेटेजी बताइए हमारी डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन से कहां तक पहुंचेंगे वो मैट्रिसेस में। हम इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर स्टेप्स क्या लगा रहे हैं वो रिस्क मैनेजमेंट है, और हमारी टॉप गवर्नेंस चीजों को कितना जिम्मेदारी से देख रही है वो हम गवर्नेंस में बता रहे हैं। अगेन ये चारों चीजों का हम आगे क्लाइमेट रिलेटेड में इसी तरह से दोबारा बात करेंगे। प्रॉब्लम S1 का ये है कि S1 बेस है। S1 आपको जेनेरिक बात कर रहा है कि जब भी आगे स्टैंडर्ड अप्लाई करना है आपने इन 4 डायमेंशंस में करना है। जेनेरिक बता दिया। अब एक स्पेसिफिक हमारे पास S2 है। आप लोगों की एकेडमिक लाइफ में आपको कुछ और स्टैंडर्ड भी आगे नजर आना शुरू हो जाएंगे और सारे स्टैंडर्ड्स के पीछे रू वही होगी। आपने उन्हीं 4 डायमेंशन में, यानी अब S2 पढ़ने के लिए हमें दोबारा गवर्नेंस समझने की जरूरत नहीं होगी। आप S2 को उठा के देखेंगे तो आपको गवर्नेंस में वही बातें लिखी नजर आएंगी, सिर्फ जहां लिखा हुआ था सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क वहां लिखा होगा क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। तो टॉपिक चेंज हो जाएगा, वही जनरल गाइडेंस अप्लाई करेगी। लेकिन अगेन S2 पे कंप्रीहेंसिव काम करते करते बीच में अचानक से मुझे ख्याल आया कि ये मैं क्यों अज्यूम करूं कि आपको स्कोप 1, स्कोप 2 और स्कोप 3 इमिशंस का अच्छी तरह से पता है। मैं अक्सर ग्रीन हाउस गैसेस कह के आगे चल पड़ता हूं, मैंने कभी पलट के सोचा नहीं कि आपको ग्रीन हाउस गैस के बारे में कितना पता है। तो फिर मुझे एकदम से ख्याल आया कि आप लोग तो पीछे से वो चीजें नहीं पढ़ के आए, क्योंकि हम कैफ लेवल पे तो इस तरह की बातें शुरू हो गए हैं। तो इसलिए फिर मैंने आज S2 से पहले टारगेट ये रखा है कि हम पहले ग्रीन हाउस गैसेस पे मोटी-मोटी डिस्कशन करें, और मैं अगेन आप लोगों को स्कोप 1, स्कोप 2 और स्कोप 3 इमिशन के ऊपर थोड़ा सा आपका दिमाग इस्तेमाल करवाने की कोशिश करूं। तो क्या आप तैयार हैं? पीछे का अगर कोई सवाल है तभी बताएं। चलें आगे। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस अभी तक की क्या अंडरस्टैंडिंग है? मैं अगर आइडिया लेने की कोशिश करूं, ग्रीन हाउस गैसेस क्या चीज होता है? सर जब हम क्या कहते हैं
मतलब ग्रीन हाउस प्लांट्स भी होते हैं कि आप क्या कहते हैं रेज जैसा कहते हैं, आपके पास रेज आ गई सन की, आपके रेज आ गई सन की, उसके बाद ना आपने बैरियर बना दिया। ज्यादातर लोग ना इस प्लांट्स को इस्तेमाल करते हैं कि शेड बना दिए होते हैं कि उससे बैरियर मतलब वार्म कर दिया। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस का मसला इस वजह से बन रहा है कि हम लोग पोल्यूशन कर रहे हैं, एयर क्वालिटी खराब हो रही है, कार्बन ऊपर जाया जा रहा है, उससे बैरियर बन रहा है। बैरियर की वजह से आपको बैरियर बन रहा है, जो सन की रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है, एटमॉस्फेयर में जाना होता है, इससे हमारा वार्म हो जाएगा। ठीक है, भाई ने बड़े अच्छे अल्फाज में मुख्तलिफ तरीके से बताने की कोशिश की। इनकी बात को मैं बाद में रिपीट करूंगा, मैं जरा कुछ और लोगों से भी आइडिया ले लूं ग्रीन हाउस गैस के बारे में, अगर आपने कुछ सुना हो। खतरनाक गैसें जमा की जा रही हैं, ऊपर ओजोन लेयर है, खतरनाक गैसेज हैं जो जमा हो रही हैं और ऊपर एक ओजोन लेयर है, उसको ऊपर जाके तबाह कर रही हैं। वो ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर रही है। एक बात इन्होंने की, इन्होंने कहा कि वो एक लेयर क्रिएट कर रहे हैं जिससे रिफ्लेक्ट हो रही है दोबारा से सनरेज। जी, ग्रीन हाउस गैसेस मैट्रिक्स है तो मैट्रिक में भी कहीं ग्रीन हाउस, अच्छा आपको वो ग्रीन हाउस से ही मसला है, तो गैस तो फिर वो अगला लेवल आ गया ना। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस कुछ आइडिया है ये क्या चीज है? ये ऐसे ही कि एक प्लांट्स के लिए अगर जैसे यूज हो रही हो तो उसके लिए इन्होंने बैरियर बनाया होता है, एक खट करके ग्रीन हाउस बिल्कुल ये कह रहे हैं कि एक बैरियर ऐसे बना हुआ होता है, खट सा बना हुआ होता है जिसमें प्लांट्स रखे हुए होते हैं, और जो सन की रेज होते हैं वो उसके अंदर तो आ जाती है लेकिन वो किसी में ट्रैप हो जाती है। अंदर आती हैं और फिर बाहर नहीं जा पाती, अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं। ठीक है, ये ग्रीन हाउस को इन्होंने बता दिया। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में कुछ आप? सर जो गैसेस एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर को होल्ड कर रही हैं, ओजोन लेयर को जो डिस्टर्ब कर रही हैं गैसेस, वो एक तो ग्रीन हाउस से ना ग्रीन से फीलिंग अच्छी आती है और बाद में पता लगता है तो गंदी वाली गैसेस हैं, ये तो नुकसान कर रही हैं। ग्रीन हाउस गैस किबला आप अगर थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहें, ग्रीन हाउस गैस होगा नहीं, ठीक है जो चलेगा देखी जाएगी। तो थोड़ा सा इससे बात मतलब मुझे कैसे पता लगा ग्रीन हाउस कैसे पता? बहुत साल पहले की बात है कि मैं परफ्यूम की शॉपिंग कर रहा था तो हर परफ्यूम के ऊपर घर से स्टिकर लगा था TFC फ्री। ठीक है, तो मैंने गूगल किया कि क्या TFC है, जो कि हर कोई एडवर्टाइज कर रहा है कि हम अच्छे लोग हैं, TFC फ्री है। तो पता लगा कि कुछ बॉडी स्प्रेस वगैरह में इस तरह की कोई गैस होती है जिसका टेट्राफ्लोरोक्विनान नाम होता है, वो हाँ भाई कह दिया वो ग्रीन हाउस के ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करती हैं। तो वहां से पता लगा कि ये जो गैसेस हैं ये कोई ग्रीन हाउस गैस नाम की चीज होती है, जो कि आप कंपनीज एडवर्टाइज कर रही है कि हम अच्छे लोग हैं, हम TFC यूज नहीं करते हैं। ठीक है। इन्होंने कहा मैं एक दफा परफ्यूम लेने गया था, मैं इसलिए रिपीट करूंगा, माइक मेरे पास है। तो उन्होंने कहा मैं परफ्यूम ले रहा था, तो उन्होंने कहा ये TFC फ्री परफ्यूम है, और जब थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि वो परफ्यूम के अंदर कई दफा कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिससे इस तरह की गैस एमिट होती है जो कि माशरे के लिए खतरनाक होती है, और ये परफ्यूम वाले चाहते हैं कि लोगों को साबित करें कि हम अच्छे लोग हैं, तो उसमें जो है उन गैसेस का इस्तेमाल कम था। या इसका मतलब उन्होंने कहा जी वहां से पता लगा कि दुनिया में कुछ खतरनाक सी गैसेस भी हैं। और कोई इसमें वो वाले भाई अगर कुछ ऐड करना चाहे? एक उसमें वैसे गैस डेंसिटी की ज्यादा है, एयर पोल्यूशन में गैसेस का क्या है? क्योंकि गैस की डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि एयर में गैसेस की डेंसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा ऊपर तक ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि ये भारी है और ऑक्सीजन लाइट होती है, एक स्पेसिफिक हद तक या लिमिट तक रुक जाती है। एक जगह तक जाकर रुक जाती हैं। वो जब सनलाइट पड़ती है ठीक है। तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो ये एक डेमोंस्ट्रेट है ग्रीन हाउस का इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे ग्रीन हाउस के गैसेस ट्रैप होते हैं, सिमिलर गैस की सिमिलर गैस डेंसिटी ज्यादा होती है, सनलाइट डैमेज है जो कि पार्टिकल बिल्कुल फेस करके ग्लोबल वार्मिंग पे वो रिलेशन का बिल्कुल इन्होंने कहा कि बिल्कुल गैसेस भारी होती हैं, वो ऊपर एक खास लेवल से ऊपर नहीं जा पाती हैं, वो वहीं रुक जाती हैं। सूरज की जब रोशनी अंदर आती है तो वो वापस जाने के बारे में जब सोच रही होती है तो ये उसे रोक लेती हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट डेंस हुआ हुआ होता है। अब जब वो रुक जाती हैं तो जिस जगह रुक गई हैं वहां पे फिर वो गर्मी फैला देती है, क्योंकि जमीन की सरफेस भी ऐसी है कि वो रिफ्लेक्ट भी कर रही होती है। तो एक ओवरऑल मतलब सारी क्लास के साथ डिस्कशन करके थोड़ा थोड़ा सा थीम बनना शुरू हुआ। तो ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे पहले ग्रीन हाउस कैसे कहते हैं, ये अप्रोच कुछ अर्से पहले दुनिया ने समझी थी कि अगर कई दफा क्या होता है कि बहुत सारी जगह पे आपके पास बहुत अच्छी हीट नहीं होती है, हीट बड़े थोड़े से अरसे के लिए आती है। हम अल्हम्दुलिल्लाह उस मुल्क में हैं जहाँ पे हम तो दुआ कर रहे होते हैं कि बस बादल आ जाए, हमारी हीट से जान छूट जाए, लेकिन दुनिया बहुत ठंडे मुल्कों से भी बनी हुई है, और दुनिया का एक बहुत बड़ा पोर्शन ऐसा है जहाँ पे लोगों को धूप नहीं मिलती और उनके लिए बहुत बड़ी नेमत होती है, और वो चाहते हैं कि हमें धूप मिले और धूप से हमारा काम चले। तो बहुत सारी जगह पे हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए बहुत जबरदस्त कंडक्टिव एनवायरमेंट है, क्योंकि हमारे पास सनलाइट बहुत ज्यादा है। जैसे सोलर भी पाकिस्तान में इसलिए कामयाब है कि हमारे पास एम्पल सनलाइट है। तो दुनिया पर क्या करती है, दुनिया आर्टिफिशियल एनवायरमेंट क्रिएट करती है, कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड कुछ एक बड़ा सा एरिया कवर करते हैं और उसको फिर इस तरह की लेयर से कवर करके और अंदर एक एनक्लोज सरफेस बना देते हैं, और इस पूरे सेटअप को वो कहते हैं ये ग्रीन हाउस है। इसमें बड़ी कमाल बात होती है कि बाहर से धूप इसके अंदर आती है लेकिन वापस नहीं जा पा रही होती, एंट्री अलाउड है, एग्जिट नहीं है। तो वो धूप तो हर वक्त मौजूद है, लेकिन धूप के साथ जो रेज हैं वो रेज इसको टच होती हुई अंदर चली गई और अंदर पहुंच के वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि इसका मटेरियल इस तरह से है कि वो धूप को कैप्चर या उन रेज को कैप्चर कर लेता है। जब वो कैप्चर हो गई तो वो वहीं उसी के अंदर कलाबाजियां खाती रहती हैं, दो दीवारों से टकरा के फिरती रहती हैं, तो वो हीट का वो एनवायरमेंट दे देती हैं। तो अगर ये बाहर रखे हुए होते तो मुसलसल धूप पड़ रही होती इन पौधों वगैरह पे, तो जो इन्होंने नरिश होना था अब थोड़े से टाइम की धूप अंदर पहुंच के इसके अंदर एक इस तरह का समझे ओवन का एनवायरमेंट बन गया। आप अगर कभी गाड़ी में अगर गाड़ी एक जगह खड़ी हुई हो और आप अंदर जाके बैठे, आप एक शदीद गर्म खोलती हुई धूप से गाड़ी के अंदर बैठने लगते हैं, तो आपको अंदर बैठ के एहसास होता है कि वो अंदर से बाहर ज्यादा गर्म है, अंदर बहुत शदीद हीट क्रिएट हुई भी होती है, स्टीयरिंग गर्म हुआ होता है, सीटें गर्म हुई भी होती हैं। वो सिचुएशन बाइक पे उस तरह से नहीं होती, हालांकि मुसलसल एक्सपोज है। क्यों? क्योंकि शीशे से